अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम एनालिसिस एंड एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, अभी रिपीट कर देता हूँ। तो डेबिट किसे कहते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ कॉलम नॉन एज डेबिट। ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम होगा ये डेबिट कहलाएगा, और राइट साइड वाला कॉलम क्या कहलाएगा? क्रेडिट। रूल्स क्या क्या है हमारे पास? एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है। एसेट हो या एक्सपेंस हो, अगर इजाफा होगा तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर कमी होगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है जी। एसेट एक्सपेंस का सेम रूल है। आई होप कि आपने अभी तक याद कर लिया होगा इसे। इसी तरह बाकी जो 3 हेड हैं, लायबिलिटी, रेवेन्यू, प्रोप्राइटरशिप, अगर इनमें कमी होगी तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर इसमें इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल रिवर्स रूल है एसेट एक्सपेंस का। एसेट एक्सपेंस का जो रूल होता है वो डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड में कम होता है। लायबिलिटी, रेवेन्यू, प्रोप्राइटरशिप का डेबिट साइड में कम होता है और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है। ठीक है जी। अब ये सवाल है हमारे पास, मिस्टर अदनान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 7,50,000 ऑन जनवरी 10, 2010। मिस्टर अदनान जो ऑनर है उन्होंने कारोबार शुरू किया है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उन्होंने जनवरी को। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 1,60,000। अब उन्होंने पैसे बैंक में जमा करवाए 1,60,000। पेड रेंट एक्सपेंस 20,000 बाय चेक। रेंट एक्सपेंस पे किया है बाय चेक यानी बैंक के ज़रिए। पेड सैलरी 15,000 इन एडवांस, यानी किसी को आपने एडवांस में सैलरी दे दी। लेट्स सपोज अगर ये अगस्त का महीना चल रहा है और आप अगस्त के महीने में किसी को सितंबर की सैलरी दे देंगे तो एडवांस सैलरी कहलाएगी, और उसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं प्री पेड सैलरी। प्री पेड यानी पेड प्री, पहले ही पेड कर दिया हमने। तो अगर किसी को वक्त से पहले आप एडवांस देंगे, अगर आप किसी को वक्त से पहले एडवांस में सैलरी देंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? प्री पेड सैलरी। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 17,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से मुराद वही जैसे टीवी मैट देना, अखबार मैट देना, पम्फलेट हो गया, ब्रोशर हो गए, बैनर्स हो गए, इन सबको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहते हैं। वो पे किए 17,000 आपने। पेड यूटिलिटी एक्सपेंस 7,000 बाय चेक। यूटिलिटी एक्सपेंस पे किया 7,000 बाय चेक के ज़रिए। पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3,500, गाड़ी का किराया वगैरह है, 3,500 रुपये पे किया आपने। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब कुछ पैसे आपने बैंक से निकलवा के ऑफिस में लेके आ गए, लेकिन एंट्री नंबर 2 में आपने पैसे बैंक में जमा करवाए थे, यानी ऑफिस से लेके गए थे और बैंक में जमा करवा दिए थे। और एंट्री नंबर 8 में रिवर्स एक्शन हो रहा है, आप पैसे बैंक से निकलवा कर ऑफिस में लेके आ रहे हैं फॉर ऑफिस यूज़ है, तो इसलिए ये ऑफिस यूज़ यहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये कैश कहाँ पर आएगा? ऑफिस में आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन एनालाइज करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी? पहले हम इसकी एनालाइज करते हैं, उसके बाद एंट्री बनाते हैं इसकी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? मिस्टर अदनान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 7,50,000। तो आपको पता है एनालाइज में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से यूज़ हो रहा है इसमें? कैश यूज़ हो रहा है, कैपिटल यूज़ हो रहा है। आपको ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनालाइज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना है कि इसमें क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। अब ये सारे काम आपने दिमाग में करना है, मतलब ये बार बार एनालाइज नहीं करते हम, चूँकि शुरू के पहले दूसरा सवाल है इसमें एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ आने वाले वक्तों में आप सब ये चीज़ें माइंड में करेंगे, डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे हम। तो इसमें नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से यूज़ हो रहा है? कैश का यूज़ हो रहा है और कैपिटल का यूज़ हो रहा है। नेचर मतलब इसका किससे, किस हेड से ताल्लुक़ है? तो कैश का ताल्लुक़ किससे? एसेट से। और कैपिटल का ताल्लुक़ किससे? ओनरशिप से। इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अब चूँकि इन्वेस्टमेंट हो रही है इसलिए कैश में, कारोबार में कैश आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल भी बढ़ रहा है आपका।
ठीक है ना, पैसा कारोबार में आ गया तो कैश इंक्रीज हो गया, और पैसा आने की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कैश एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। एसेट में इजाफा होगा तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में। एसेट में इजाफा होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में। तो एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट में, और कैपिटल प्रोप्राइटरशिप में इजाफा होगा तो क्रेडिट में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यही ना हमारे, कि अगर प्रोप्राइटरशिप या कैपिटल में इजाफा होगा तो क्रेडिट में, तो कैपिटल यानी प्रोप्राइटरशिप और उसमें इजाफा होगा तो क्रेडिट में। अमाउंट कितनी है हमारे पास, 7,50,000। तो असल एनालाइज करने की रीज़न क्या होती है कि हम डिसाइड कर सके हमने क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो हमें डेबिट क्या करना है, इसमें कैश को डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो अकाउंटिंग में पहले हम डेट लिखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं। तो डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, कैश। डेबिट जो होता है वो डेट की लाइन के बिल्कुल साथ होगा, उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख दिया। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम इस चैप्टर में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये बनाना लाजमी होता है, अदरवाइज एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। और जो ऊपर ये अदनान ट्रेडर्स है, जनरल ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं टॉपिक का नाम आता है। ठीक है जी, ये लाजमी डालिएगा, इसके अगर नहीं डालेंगे इसके नंबर काट देगा एग्जामिनर, बिला वजह के 2-3 नंबर कट जाएंगे आपके, ये लाजमी डाला करें। अच्छा, कैश हो गया डेबिट 7,50,000 से, और कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट 7,50,000 से। नरेशन क्या होगी इसकी, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ अदनान। तो ये होती है हमारी एंट्री पास करना। मैं पहले सवाल में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि पहले हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट जो होता है वो डेट की लाइन के बिल्कुल साथ, और क्रेडिट जो होता है वो थोड़ा स्पेस दे के। डेबिट को डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट की क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। नरेशन लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि नरेशन डेट की लाइन से लेके पोस्ट रेफरेंस की लाइन तक आना चाहिए। अगर ज़्यादा लिखना तो नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, लेकिन इस पोस्ट रेफरेंस की लाइन को आप क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे आप। तो ये एनालाइज कर लिए ट्रांजेक्शन 1, और ये इसकी एंट्री पास हो गई। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखते हैं हम। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी कुछ पैसे ऑफिस से ले जाकर हम बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो इसमें नेम ऑफ अकाउंट कौन को यूज़ होगा, अच्छा बैंक बैलेंस को हम शॉर्ट में बैंक कहते हैं। बैंक से मुराद यह मेरा बैंक बैलेंस है, यूँ समझ लें आप कि बैंक बैलेंस को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, जस्ट बैंक। तो अगर कहीं बैंक लिखा हुआ है अकाउंटिंग, तो इसका मतलब वो पैसा जो मेरा बैंक में मौजूद है। अगर कहीं बैंक लिखा हो तो इसका मतलब क्या, वो पैसा जो मेरा बैंक में मौजूद है, मेरा बैंक बैलेंस, ये भी एसेट है, और कैश भी क्या मेरा एसेट है। तो नेचर ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है। लेकिन इसकी में हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि अब ऑफिस से पैसा लेके जा रहे हैं, तो ऑफिस में जो पैसा होता है उसको हम जस्ट कैश कहते हैं, और बैंक में जो पैसा होता है उसको हम जस्ट बैंक कहते हैं। तो ये ज़हन में रखिए, अगर कैश लिखा हो तो उसका मतलब वो कैश जो ऑफिस में मौजूद है, और अगर सिर्फ बैंक लिखा हो तो उसका मतलब वो पैसा जो बैंक में मौजूद है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में क्या आएगा, अब पैसे आपने बैंक में जमा करवा दिए तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा ना। मैं ऑफिस से ले जाके पैसे बैंक में जमा करवा रहा हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। और दूसरी तरफ ऑफिस से कैश क्या हो गया, कम हो गया। भाई पैसे ऑफिस से लेके गया तो ऑफिस से कैश कम हो गया, बैंक में आ गया तो बैंक मेरा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, डेबिट। कैश एसेट है और यहाँ पर कैश में कमी आ रही है, इसलिए एसेट में कमी होगी तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। और इसमें डेबिट क्या हो रहा है, बैंक हो रहा है डेबिट। और जो डेबिट होता है उसको हम डेट की लाइन के बिल्कुल साथ लिखते हैं। तो ये अमाउंट 1,60,000 है इसकी, ठीक है। तो जो डेबिट है बैंक है वो डेट की लाइन के बिल्कुल साथ, और उसकी अमाउंट मैंने कौन से कॉलम में लिख दी, डेबिट कॉलम में लिख दी। ये रूल है अकाउंटिंग का, पहले डेबिट आएगा उसके बाद क्रेडिट आएगा। अब क्रेडिट क्या होगा, इसमें कैश क्रेडिट होगा। एनालाइज करते ही हम सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या मुझे डेबिट करना हो, क्या मुझे क्रेडिट करना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, एनालाइज नहीं करेंगे हम, जो आगे सवाल कराऊंगा। अभी तो इसमें करवाऊंगा मैं सारी चीज़ें। कैश क्रेडिट हो गया 1,65,000 से। नरेशन क्या होगी इसकी, टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट टू द बैंक। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एंट्री बनाना, कि आपने डेबिट, डेट, क्रेडिट सबके कॉलम बनाए, एंट्री बनाए, फिर नरेशन बनाए। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एंट्री बनाना। ये कहते हैं स्केलेटन फॉर्म में एंट्री बनाना। उसमें जस्ट हम बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को ऐसे क्रेडिट कर देंगे, जैसे मैं अक्सर बोर्ड पे करवाता हूँ। तो वो स्केलेटन कहलाता है। लेकिन आपने एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में एंट्री बनानी है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, पैसा बैंक में आ गया, तो पैसा बैंक में आ गया इसलिए बैंक डेबिट, ऑफिस से कैश चला गया, कैश कम हो गया इसलिए कैश कम हो गया, तो इसलिए कैश क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 2 भी हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ट्रांजेक्शन नंबर 3। पेड रेंट एक्सपेंस 20,000 बाय चेक। रेंट एक्सपेंस किया आपने चेक के ज़रिए। तो इसमें नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो रेंट एक्सपेंस आ रहा है और दूसरा बैंक आएगा। आप कहेंगे सर बैंक का तो जिक्र नहीं है इसमें। भाई पेमेंट किससे हो रही है? चेक से हो रही है। तो जब आप किसी को चेक लिख कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? वो चेक की पेमेंट कहाँ से होगी? आपके बैंक बैलेंस से होगी। तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बैंक बैलेंस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। अगर कहीं बैंक लिखा हो तो इसका मतलब बैंक बैलेंस ही है वो। ठीक है, तो नेम ऑफ अकाउंट कौन सा आ गया? एक तो रेंट एक्सपेंस आ गया और दूसरा चेक की वजह से मेरा बैलेंस कम होगा इसलिए मैं क्या लिखूंगा? बैंक लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, बैंक बैलेंस पूरा वर्ड यूज़ नहीं करते हैं हम, जस्ट बैंक का वर्ड यूज़ करते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस से और बैंक क्या है हमारे पास? एसेट है। ठीक है, रेंट एक्सपेंस अपने मुंह से बोल रहा है, एक्सपेंस लिखा हुआ इसमें एक्सपेंस। और बैंक की नेचर क्या है? बैंक किस हेड से बिलोंग करता है? एसेट से बिलोंग करता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, ये बात जहन में रखना। एक्सपेंस कभी भी या तो होगा नहीं, होगा तो इंक्रीज होगा, इसलिए एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होगा। और यहाँ से पैसा चूंकि बैंक से जा रहा है इसलिए बैंक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक बात बड़े पते की बता रहा हूँ, जहन में बिठा लो, इस चैप्टर में एक्सपेंस कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, हमेशा एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज ही होगा जब भी जिक्र आएगा। क्योंकि देखें, एक लेट सपोज बिजली का मीटर है, या तो वो रुका हुआ होगा, ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा, रिवर्स तो नहीं होगा ना, माइनस में तो नहीं होगा ना। तो इसलिए एक्सपेंस हमेशा होता है या तो ज़ीरो होगा या इंक्रीज ही करेगा, वो कभी भी वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एक्सपेंस में जब इजाफा होगा, एक्सपेंस में जब इजाफा होगा तो उसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? हम डेबिट कॉलम में। और एसेट में कमी होगी तो कौन से कॉलम में लिखेंगे? क्रेडिट कॉलम में। तो एनालाइज का मकसद यही होता है कि डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कर सकें। तब जहन में एक शॉर्ट बात बिठा लो कि जब भी एक्सपेंस का जिक्र आ गया तो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है, इसलिए एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। जब भी एक्सपेंस आ गया तो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। ये जहन में बिठा लो अपने। जब भी हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो भी डेबिट होगा। एक्सपेंस जब भी आ गया तो वो भी क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा होता है, इंक्रीज करता है। जब एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा। अमाउंट आ गई 20,000। अब एंट्री में आने जब मैं जाऊँगा तो पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट। तो डेबिट क्या हो रहा है इसके अंदर? रेंट एक्सपेंस हो रहा है। तो डेट में इसका नंबर लिखा मैंने, जो डेट होगी वो डेट लिख लिया। रेंट एक्सपेंस डेट की लाइन के बिल्कुल साथ, डेबिट पहले लिखते हैं, डेट की लाइन के साथ लिखते हैं, और उसकी अमाउंट कहाँ पर आ गई? डेबिट कॉलम में। फिर क्रेडिट लिखेंगे हम सेकंड टाइम में, क्योंकि क्रेडिट हमेशा बाद में आती है। तो बैंक क्रेडिट हुआ 20,000 से, और उसके बाद उसकी निरेशन आ गई टू रिकॉर्ड पेड रेंट एक्सपेंस बाय चेक। तो कुछ बातें ध्यान में रखिएगा कि हमेशा डेबिट पहले रिकॉर्ड होगा डेट की लाइन के साथ, हमेशा क्रेडिट बाद में रिकॉर्ड होगा डेट की लाइन से थोड़ा स्पेस देके। पोस्ट रेफरेंस का कोई काम नहीं होता, लेकिन इसको ड्रॉ करना लाजमी होता है। अब एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 3। पेड सैलरीज 15,000 इन एडवांस। आप सैलरीज पे कर रहे हैं 15,000, लेकिन एडवांस में, यानी वक्त से पहले। सपोज कीजिए अगर ये अगस्त का महीना चल रहा है और इसमें आप सितंबर का पेमेंट करते हैं आप, तो सितंबर की सैलरी आप अगस्त में दे रहे हैं, वक्त से पहले दे रहे हैं, तो इसलिए वक्त से पहले को हम बोलते हैं प्री पेड। प्री मतलब पहले, पेड अदा कर दिया आपने, प्री पेड सैलरी आएगा। अब यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे हम? प्री पेड सैलरी। हाँ, अगर हम अगस्त की सैलरी अगस्त में देते तो मैं सैलरी एक्सपेंस लिखता, लेकिन चूंकि ये एडवांस में दे रहे हैं इसलिए मैं क्या लिखूंगा? प्री पेड सैलरी लिखूंगा। और दूसरा क्या आएगा? पेड है। पेड का मतलब क्या? पैसे दे दिए आपने। पेड का मतलब क्या होता है? पैसे दे दिए। तो अंडरस्टूड है कि दूसरा अकाउंट कौन सा यूज़ होगा हमारा? कैश का यूज़ होगा, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है, पेड कर रहे हैं आप। नेचर ऑफ अकाउंट, प्रीपेड सैलरी की जो नेचर है वो एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपने वक्त से पहले दिया इसलिए ये एसेट है। हाँ, जब टाइम गुजर जाएगा तो एक्सपेंस बन जाएगा। कैश की नेचर क्या है? एसेट। इंक्रीज एंड डिक्रीज, आपने सैलरी दे दी, आपका एसेट इंक्रीज हो गया। भाई प्रीपेड सैलरी एडवांस में दिया ना आपने, और कैश क्या हो गया? आपके पास से कम हो गया, कैश माइनस में आ गया। अब एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट जब इंक्रीज होता है वो कहाँ जाता है? डेबिट में।
और कैश एसेट है, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट में इजाफा हुआ, प्रीपेड सैलरी एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ इसलिए वो डेबिट, कैश एसेट है, एसेट में यहाँ कमी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये दो इसके एनालाइज, अमाउंट दिखा देते हैं आपको, 15,000 है। अब डिसाइड हो गया भाई डेबिट क्या होगा, प्रीपेड सैलरी डेबिट होगी, और क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो एनालाइज का मकसद ये होता है कि आप डेबिट और क्रेडिट को डिसाइड कर सकें। अब हम एंट्री बनाएंगे, एंट्री नंबर 4 है हमारी बात। पहले हम लिखेंगे डेबिट को, डेबिट क्या हो रहा है इसमें, प्रीपेड सैलरी हो रही है 15,000 से, और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो थोड़ा फासला देखें, हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी नरेशन। नरेशन डेट की लाइन के बाद शुरू होगा, पोस्ट रेफरेंस की लाइन से पहले क्लोज करनी है। पेड सैलरीज इन एडवांस, नरेशन अपने अल्फाज में लिखते हैं आप, उसके अल्फाजों को चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मतलब समझ में आना चाहिए। मैं इसको लिख सकता था टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एडवांस, वो भी सही रहता। पेड सैलरीज इन एडवांस ये भी ठीक है, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, अल्फाज को चेंज कर सकते हैं। तो डेबिट क्रेडिट के रूल जहन में होने चाहिए कि पहले डेबिट आएगा उसके बाद क्रेडिट आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 5, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब मैंने आपसे कहा ना जब भी कोई एक्सपेंस आएगा तो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, और जब वो इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। अब मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो लिहाजा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। फिर भी एनालाइज करते हैं इसको। नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, क्या क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आएगा, और चूंकि पेड का जिक्र आ रहा है इसका मतलब पैसे दिए हैं आपने, पैसे दिए तो इसलिए क्या आ जाएगा, दूसरा अकाउंट कैश। नेचर ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस है, और कैश की नेचर क्या है, एसेट है। इंक्रीज और डिक्रीज में एक्सपेंस, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, कभी भी माइनस में नहीं आता इस चैप्टर में। और एसेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आप पेड कर रहे हैं, पैसे आपके पास से जा रहे हैं, इसलिए कैश कम हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट। आपको ये रूल्स आपको याद हो जाना चाहिए। अमाउंट कितनी आएगी, 17,000। एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट को लिखेंगे, और डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट 17,000 से, और कैश क्रेडिट 17,000 से। एक बात जहन में बिठा लीजिए, जब भी एक्सपेंस आएगा तो वो डेबिट होगा इस चैप्टर में, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और उसके जवाब में जाहिर सी बात है फिर कैश आपके पास से चला जाएगा, और अगर चेक होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह याद कीजिएगा, जहन में बिठाइएगा, क्योंकि अब आने वाले सवाल में एनालाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सोच के एंट्री बनाएंगे। हम एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड यूटिलिटी एक्सपेंस बाय चेक। अब देखो यहाँ एक्सपेंस है तो सही, लेकिन बाय चेक के ज़रिए हो रहा है, यानी जो पैसे होंगे वो चेक के ज़रिए बैंक से निकाले जाएंगे, तो इसका मतलब है मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब यूटिलिटी एक्सपेंस आ गया, और दूसरा क्या आ गया, बैंक आ गया। बैंक बैलेंस पूरा नहीं लिखते हैं, जस्ट बैंक लिखते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट में यूटिलिटी एक्सपेंस, जाहिर सी बात है एक्सपेंस लिखा हो तो वो एक्सपेंस ही है, और बैंक की नेचर क्या है हमारे पास, एसेट है। इंक्रीज और डिक्रीज में मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होगा। ये बात मैंने एसेट के लिए नहीं कही, एसेट माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, एक्सपेंस कभी भी माइनस में नहीं होता। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में, एसेट डिक्रीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो हमारा एनालाइज का मकसद हल हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि डेबिट क्या होगा, यूटिलिटी एक्सपेंस, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक होगा। अमाउंट कितनी है, 7,000, ठीक है जी। अब एंट्री बनाएंगे तो पहले हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट क्या होगा, यूटिलिटी एक्सपेंस, 7,000 से डेबिट, और चूंकि चेक के जरिए पेमेंट हो रही है लिहाजा मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, इसलिए मैंने क्या क्रेडिट किया, बैंक क्रेडिट किया। नरेशन क्या होगी, पेड यूटिलिटी एक्सपेंस बाय चेक।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। ड्यूरेशन हमेशा डेट की लाइन से पोस्ट रेफरेंस की लाइन के दरमियान में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 7। पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3500। तो इसमें नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आएगा और कैश आएगा। कैश क्यों आएगा? क्योंकि पेड लिखा हुआ है यहाँ पर। पेड का मतलब ही क्या है? पैसे दे दिए आपने। नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस, अपने मुंह से बोल रहा है एक्सपेंस से, ये गलती हो गई, या एक्सपेंस आएगा, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज एसेट एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी एक्सपेंस आ गया तो समझ जाइए इंक्रीज होगा और ये डेबिट होगा। एक्सपेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। एक्सपेंस जब भी आएगा वो डेबिट होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्या हो जाएगा आपके पास से? कमी हो रही है इसलिए क्रेडिट। अमाउंट 11,000, उसकी हम एंट्री बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 11,000 से, और कैश क्या होगी हमारे पास से? क्रेडिट कितने से? 11,000 से। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड, ये नरेशन कर लिखिए, टू रिकॉर्ड पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक है। नरेशन को सही कर दीजिएगा आप। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 8। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ का मतलब ये पैसे बैंक से निकलवाए गए और कहाँ पर आ गए? ऑफिस में आ गए। यानी अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, बैंक बैलेंस और ऑफिस। तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? कैश आएगा, यानी वो कैश जो ऑफिस में मौजूद है। और बैंक बैलेंस के लिए हम जस्ट क्या वर्ड यूज़ करेंगे? बैंक। नेचर ऑफ अकाउंट किस हेड से बिलोंग करता है? कैश भी एसेट है और बैंक भी क्या है? एसेट है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, एसेट इंक्रीज हो रहा है चूँकि पैसा बैंक से निकल रहा है, तो बैंक तो हो गया कम, मेरा बैलेंस कम हो गया। मैंने बैंक से पैसे निकलवाए, ऑफिस में लेकर आ गया, तो चूंकि बैंक बैलेंस मेरा कम हो रहा है इसलिए माइनस में आ गया, और ऑफिस में कैश इंक्रीज हो गया इसलिए प्लस हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट। तो हमने डिसाइड कर लिया भाई कि डेबिट क्या होगा? कैश होगा, और क्रेडिट क्या होगा? बैंक होगा। अमाउंट कितनी है इसकी? 12,000। तो अब एंट्री बनाएंगे हम। पहले हम डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे। हम डेबिट कितने से आएगी हमारे पास? 12,000 से। क्रेडिट कितने से आएगी हमारे पास? कैश क्रेडिट 12,000 से। उसके बाद नरेशन लिख लेंगे हम, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये थोड़ी सी गलती होगी, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर में कैश नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा टू पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो अब जो सवाल मैं कराऊंगा उसमें एनालाइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा।